हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट थ्योरी पे। सर्किट थ्योरी का मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें, एक इंडक्टर लगा दें, एक कैपेसिटर लगा दें, या रेजिस्टेंस इंडक्टर लगा दें, या इंडक्टर कैपेसिटर लगा दें, या तीनों लगा दें, ठीक है, तो इन सब में क्या क्या फर्क पड़ेगा ये हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि आपको ये जानकारी तो होगी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। मैंने आपको समझाया था कि वो करंट जो टाइम के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती रहती है, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t कुछ इस टाइप से होती थी, ठीक है। वोल्टेज की इक्वेशन भी V = V0 sin ओमेगा t होती थी। लेकिन हर सर्किट में, हर जगह ये दोनों इक्वेशन यही मिले ये जरूरी नहीं है। अब कहां पे क्या मिलेगा इस पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या लिखेंगे? व्हेन रेजिस्टेंस is connected with alternating current source। अगर AC सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? रेजिस्टेंस मीन्स इसको हम लोग किससे डिनोट करते थे? R से। बच्चों, हमने सपोज कर लिया कि एक ये रेजिस्टेंस है और किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगा दिया गया। तो बच्चों, सपोज कर लेते हैं किसी टाइम t पर सोर्स की वोल्टेज इक्वेशन है V = V0 sin ओमेगा t। जब ये वोल्टेज की इक्वेशन है तो उस समय यहां पे मान लीजिए एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज है V = V0 sin ओमेगा t, एट दैट इंस्टेंट करंट इन द सर्किट कब ले रहे हैं? एट दैट इंस्टेंट। कब? जब t टाइम पे, ठीक है बच्चों। तो I = क्या बनेगा? V/R। तो V0 sin ओमेगा t अपॉन R मीन्स I = आ जाएगा V0/R sin ओमेगा t। ध्यान से देखिए, यहां पर V0 को बोलते क्या थे? V0 इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्या होता था? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अब I भी I0 sin ओमेगा t के फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको I0 sin ओमेगा t लिखना चाहें तो क्या I0 की वैल्यू V/R हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरह से हमको पता चला कि इस सर्किट में अगर वोल्टेज की इक्वेशन V0 sin ओमेगा t है तो करंट की इक्वेशन क्या है? I0 sin ओमेगा t। अब ध्यान से देखिए, तो वोल्टेज का अगर आप ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, वोल्टेज का आप वेरिएशन शो करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देन व्हाट यू गेट? You get this type curve. Now, if you represent current with respect to time, अब अगर आप करंट का वेरिएशन देखिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बनने वाला है बच्चों? करंट भी t = 0 रखने पर 0 मिलेगी, तो करंट का कर्व भी कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा,
तो यहां से हमको क्या पता चला भाई, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये करंट। तो बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों अपनी पीक वैल्यू को एक साथ पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, दोनों अपनी पीक वैल्यू को कहां पा रहे हैं, एक साथ डाउनवर्ड, एक साथ फिर पीक वैल्यू। इससे ये पता चलता है वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप यहां से भी देख सकते हैं भाई, फेज क्या होता है, जो एंगल होता है। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या है, I0 साइन ओमेगा टी। तो जो फेस इसका है ओमेगा टी, क्या वही फेस करंट का है, बिल्कुल। इट मींस V एंड I रिमेन्स इन सेम फेस। ये क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं, साथ साथ ऑसिलेट करते हैं। बच्चों इस सिचुएशन में अगर आप कभी एक जगह ओमेगा टी बना लीजिए, मान लीजिए यहां आप बात कीजिए, ठीक है, टी टाइम पे, ये मान लीजिए टी टाइम हुआ यहां से आता। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहां के लिए अगर आप बात करते हैं, ठीक है, फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं आप, क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों, फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो करंट का फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम बन गया, कितने एंगल पर होगा ये, टी टाइम पे कितना एंगल चलेगा, ओमेगा टी, ठीक है। अगर आप करंट का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो क्या वो भी इधर बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब केवल रेजिस्टेंस लगा होता है किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, तो फेजर डायग्राम इस तरीके से बनता है, V और I दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। इस समय V और I का वेरिएशन साथ साथ होता है। ये इसका फेजर डायग्राम। इसका मतलब हो गया इस केस में I और V दोनों साथ साथ हमेशा ट्रेवल करेंगे। तो अगर I इधर बनेगा तो V भी इधर ही बनेगा। देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर को आपको पता है ना, आप रोटेट भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, और जो V और I की लेंथ है वो यहां से देख सकते हैं, ये V की लेंथ हो गई और ये I की लेंथ हो गई फॉर टाइम t। V की लेंथ कितनी हो गई, V0 साइन ओमेगा t, और I की लेंथ कितनी हो गई, साइन ओमेगा t। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें सोचना चाहिए कि ये तो रेजिस्टेंस था, ठीक है, और रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस में हमने देखा कि वोल्टेज और करंट साथ साथ रहते हैं, कोई भी लीड या लैग्स नहीं करता। ये कह सकते हैं कि दोनों हमेशा सेम फेस में होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद AC सोर्स। अब अगर कोई इंडक्टर AC सोर्स में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि अगर मैंने एक इंडक्टर यहां पे कनेक्ट किया, किसके साथ, AC सोर्स के साथ, और यहां पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V0 साइन ओमेगा t, तो हमको ये देखना चाहिए कि इंडक्टर में इस समय करंट क्या होगी, t टाइम पे, t इंस्टेंट की बात होती, याद रखिएगा। तो बच्चों अगर इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L हो, यानी कि L क्या हो गया यहां पे, सेल्फ इंडक्टेंस,
ठीक है बच्चों, तो यहां पे करंट किसी टाइम t पे मान लीजिए कितनी है I, और इसी की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है बच्चों। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आपको पता है कि जब कभी अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू लगातार क्या होती, चेंज होती रहती है। जब वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, और जब किसी इंडक्टर में करंट चेंज होती तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है, LdI/dt। अब आपको लगता है कि अगर ये कैसे हो गया, तो इसको फिर आप क्या कीजिए, आप हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का लेक्चर देख लीजिए। तो बच्चों इस वोल्टेज के अप्लाई करने से यहां पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, -LdI/dt। अब अगर मैं यहां पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दूं, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, तो बच्चों V माइनस LdI/dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। भाई V माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0। क्यों, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, ये सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एवरी पार्ट इन ए क्लोज लूप इज 0। सारे पार्ट का अगर हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकाल दें किसी क्लोज लूप में, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही हमने यूज कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो V इज इक्वल टू LdI/dt। V की वैल्यू पुट कर दीजिए, या पहले DI लिख लीजिए। तो LdI इज इक्वल टू, L को भी उधर ले जाओ, तो V/L dt। पुट द वैल्यू ऑफ L, पुट वैल्यू ऑफ V। तो बच्चों जब V की वैल्यू पुट करेंगे तो I क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t अपान L dt। अच्छा, अब क्या हो रहा भाई, आप ध्यान से देखिए इसको, अगर आप इंटीग्रेट कर दें, आप यहां पे क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। अच्छा, तो यहां पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V0/L sin ओमेगा t dt। बच्चों DI का इंटीग्रेशन I, V0/L, ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो भाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। एंड प्लस सी आएगा कांस्टेंट। मैथ्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट कंटेन्स द डायमेंशन ऑफ करंट। इसकी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ आई। तो ये डायमेंशन आई की रखेगा, बट टाइम इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों यहां एक समस्या आ गई, क्या कि वोल्टेज हमारा टाइम पे डिपेंडेंट लगातार चेंज हो रहा। तो जब वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट भी लगातार चेंज होगी। तो करंट में कोई कांस्टेंट टर्म आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है। आगे चल के कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो।
तो जब ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। तो हमें मिला V0 अपान ओमेगा एल, ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू V0 अपान ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। बच्चों अब इसको साइन ओमेगा टी में लाना, ये हमारा मकसद है, ये हमारा यहां पे एम है। बट ध्यान रखना ओमेगा टी निगेटिव में ना जाने पाए, ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब कई लोगों को लग रहा है यार ये तो माइनस, सभी कह रहे थे सर ओमेगा टी नहीं रखना, आ गया। अरे अभी रुक जाओ, बाहर वाला भी तो माइनस कुछ कमाल करेगा। अब बच्चों ये इक्वेशन क्या बनेगी, I इज इक्वल टू V0 अपान ओमेगा एल। आपको पता है साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। मीन्स ये माइनस साइन थीटा है तो इस माइनस को एंगल में अंदर ले जा सकते हैं। इससे ये पता चला कि जब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वाह। तो बच्चों अब आपको इस करंट को देखकर कुछ फीलिंग आ रही होगी। हमें पता है करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी समथिंग होनी चाहिए। भाई आप ऐसे सोचिए, साइन की कोई यूनिट नहीं होती, इधर क्या यूनिट है, करंट, तो ये वैल्यू भी करंट होनी चाहिए। अब चूंकि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से निकल रही है तो इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे। इसका मतलब इक्वेशन बनेगी I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पे जो अपान में ओमेगा एल है इसने कैसा काम किया, पहले आप ये देखिए। भाई अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने पा लिया, अभी हम इस पे डिस्कस बाद में करते हैं, पहले हम ओमेगा एल को देखते हैं। तो V0 अपान ओमेगा एल इज इक्वल टू I0 हमने पढ़ा, और हमने तो ओम्स लॉ से पढ़ा था V अपान R इज इक्वल टू I। इसका मतलब यहां पे ओमेगा एल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा रेजिस्टेंस करता था। तो बच्चों वैसे तो ये वो रेजिस्टेंस हो गया जो ऑफर करेगा इंडक्टर, बट इसको रेजिस्टेंस ना बोल के इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL is called inductive reactance and the value of XL is omega L means 2 pi fL। इससे ये पता चला कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे XL की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, या जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे XL की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। बच्चों यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो रेजिस्टेंस था R उसका सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं था। वो अगर 10 ओम है तो 10 ओम ही बना रहता है। बट यहां पे क्या है, जो इंडक्टर जो रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इंडक्टर का ऑफर रिएक्टेंस डिपेंड करता है कहां, फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो अचानक रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी। भाई देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर ओमेगा बढ़ा दोगे तो आई क्या होगी, घट जाएगी। तो अगर किसी सर्किट में अचानक फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, करंट कम ज्यादा हो जाएगी। बट अगर रेजिस्टेंस केवल लगा था तो वहां पर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं था। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे डीसी सर्किट के लिए क्या होता था XL, तो बच्चों डीसी सर्किट में
अगर कांस्टेंट करंट की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी इसका मतलब हुआ कि डीसी सर्किट में एक्सएल की वैल्यू भी 0 होती है। क्यों? एक्सएल कितना है? 2 पाई एफ एल, बट एफ इज 0 सो एक्सएल इज आल्सो 0। ध्यान रखना। तो डीसी सर्किट में इसीलिए स्टेडी स्टेट में ये क्वाइल लाइक अ कंडक्टर बिहेव करने लगती, कोई अपना इफेक्ट शो नहीं करती। ठीक है। अब बच्चों हमको देखना चाहिए कि वोल्टेज हमको मिला है V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हमको ये देखना चाहिए कि इनमें क्या कोई फेज डिफरेंस आ गया है, कौन लीड करेगा कौन लैग्स करेगा। लीडिंग और लैगिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना। लीड कौन करता है? जो अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन कर लेता है वो लीड करता है। तो बच्चों इस सर्किट के लिए हमने देखा अगर वोल्टेज आया है V0 साइन ओमेगा टी तो करंट क्या आया है? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अच्छा ध्यान से देखिए, और I0 आया है V अपान एक्सएल, जहां एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों अगर मैं बेसिक बात करूं, वोल्टेज का मैं टाइम के साथ वेरिएशन देखूं तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये वोल्टेज है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। क्यों? T इक्वल टू 0 रखोगे V0 मिलेगा, तो 0 से ग्राफ शुरू होगा। बाकी साइन करो बनाना आप धीरे धीरे सीख चुके हैं। अब करंट में सोचिए आप T0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? साइन माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब माइनस I0। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो वोल्टेज तो 0 है, लेकिन करंट कहां है? मैक्सिमम। और कहां पे मैक्सिमम है? अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे। ठीक है। अच्छा फिर वो कहां पे 0 होगी? यहां। अरे जब ओमेगा टी 90 होगा तो ये मैक्सिमम मिलेगा वोल्टेज, उस समय करंट 90 रखने पे क्या होगी? 90 माइनस 90 0। फिर ये इधर, ठीक है। फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। मीन्स करंट का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ये कर्व बनाना बहुत कठिन काम होता है, बट बनाओ। समझ गए? इससे क्या पता चला कि जब वोल्टेज 0 है उस समय करंट मैक्सिमम है, फिर जब करंट 0 है उस समय वोल्टेज मैक्सिमम। बच्चों इस कर्व को ध्यान से देखो, अपनी पीक वैल्यू को पॉजिटिव एक्सिस में कौन पहले पा रहा? ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है करंट का, तो पीक वैल्यू किसको पहले मिला? वोल्टेज को। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज। कितना फेज है बच्चों? पाई बाई 2। कितना फेज का डिफरेंस है देख लो ना, पाई बाई 2। और कौन लीड करता है? वोल्टेज। मीन्स अगर इनका फेजर डायग्राम बनाया जाए तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, वोल्टेज कितने पर बनेगा फेजर डायग्राम? तो वोल्टेज का एंगल कितना है? ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब यहां से ये टी टाइम पे बना रहे। देखो बच्चों ध्यान से देखा करो, ऐसे ये टी टाइम पे अगर बात करो, मान लो ये टी टाइम है, तो करंट कहां है? यहां। वोल्टेज कहां है? यहां है। तो यहां से अगर एक लाइन बनाओ वोल्टेज की ये, करंट की ये, कुछ वैसे ही बनेगा।
टी टाइम पे वोल्टेज किधर बनेगा, इस साइड, वोल्टेज को ब्लैक से, ये वोल्टेज होगी, एल बना दिया, मतलब वोल्टेज एट एल, इंडक्टर, ठीक है। और करंट कहां बनेगा बच्चों इस समय, करंट तो पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो 90 डिग्री नीचे आ जाओ, इससे 90 डिग्री नीचे का आओगे तो कहां आएगा, माइनस का मतलब यहां। तो ये एंगल है ऊपर वाला, कितना है बच्चों, ओमेगा टी है, और करंट का एंगल कितना है, तो वोल्टेज से 90 डिग्री नीचे है, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये करंट, ठीक है। बच्चों फेजर डायग्राम को आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसका मतलब आप चाहे तो 90 डिग्री इसको रोटेट कर दीजिए, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं कि VL इधर रहेगा और I इधर रहेगा, ठीक है। और चाहे आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसे, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि I इधर रहेगा और VL इधर रहेगा। ये ऑथेंटिक डायग्राम आप याद रखिए, ठीक है। मैं आपको फेजर डायग्राम में भी करंट कब लीड करती, लैग्स करती, इसको मैं इजीली समझा सकता हूं। बच्चों फेजर डायग्राम में एक चीज को आप एक्स एक्सिस में रखिए, प्लस वाली, अगर दूसरा, मतलब एक चीज का मतलब या तो करंट या तो वोल्टेज, अगर दूसरा प्लस वाई की तरफ बढ़ रहा हो तो समझ जाओ वो लीड करेगा, और अगर वो माइनस वाई की तरफ जा रहा हो तो वो लैग्स करेगा। जैसे ध्यान से देखो, हमने कहा वोल्टेज एक्स एक्सिस में ले लिया, तो करंट किधर गई, माइनस वाई में गई, तो ये क्या कर रही है, लैग्स कर रही है, तो कहेंगे करंट इज लैगिंग फ्रॉम वी। या मैं अगर इसमें देखूं तो ये देखो आई इधर गया, तो मैंने कहा था जो नीचे की तरफ जाएगा वो लैग करेगा, ऊपर जाएगा तो लीड करेगा, तो इसके हिसाब से वोल्टेज लीड करता। तो बात तो एक ही है, चाहे आप बोलिए वोल्टेज लीड करता है और चाहे आप बोलिए करंट लैग करती है, बात तो एक ही है। भाई एक लीड करेगा तो दूसरा तो लैग करेगा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया कि जब इंडक्टर को किसी एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, कि when a capacitor is connected with AC source, अगर एक कैपेसिटर कनेक्ट हो किससे, AC सोर्स में, तो क्या होगा, यहां से देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है, कहां कनेक्ट करना है बच्चों, AC सोर्स, ठीक है। V इक्वल टू हो गया V0 साइन ओमेगा टी, ये हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, किसी स्टैंड T पर ये वोल्टेज आपको दिखाया गया। इस समय मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो गई होगी, ठीक है। ये हम पहले से ही मान के चलते हैं, C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। C क्या है, कैपेसिटी है, किसकी, कैपेसिटर की। तो बच्चों आपको पता होगा कैपेसिटर में अगर किसी इंस्टेंट T पर Q चार्ज हो तो Q इज इक्वल टू CV लिखा जा सकता है। इट मीन्स एट इंस्टेंट T Q इज इक्वल टू कितना होगा, CV। तो बच्चों C और V की वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा T। अब आप यहां पे ये समझिए, आपको तो करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, dQ अपान dt। तो d ऑफ dt ऑफ Q, Q की वैल्यू क्या ही है, CV0 साइन ओमेगा टी हमने यहां पे पुट कर दिया।
तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बच्चों फिर वही बात है, कॉस को चेंज कीजिए साइन के टर्म में, बट ऐसा चेंज कीजिए कि ओमेगा टी प्लस में ही रहे। वैसे तो साइन 90 माइनस थीटा भी तो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्यों, गड़बड़ हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस में चला जाएगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, एक काम करते हैं, वी नॉट सी ओमेगा, इसको मैं लिख दूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हमको ओमेगा टी तो प्लस में ही रखना ही था, तो हमने ऐसा दिमाग लाया जिससे कॉस ओमेगा टी मिल जाए। तो भैया साइन 90 प्लस थीटा भी तो प्लस का कॉस थीटा होता है, ASTC से देख लो, मैथ्स वाले ASTC से देखते हैं ना, देख लेंगे। तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां इस तरफ की यूनिट क्या है, एम्पियर, ये साइन थीटा है, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, देखिए इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। हमारी फिजिक्स ये कहती है LHS में जितनी यूनिट है उतनी RHS में होनी चाहिए, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है इसकी यूनिट भी एम्पियर होनी चाहिए। अब भैया ये एम्पियर कैसे बन सकती है, तो यहां पे I नॉट बना देंगे, भाई वोल्टेज मैक्सिमम यूज हुआ तो करंट भी मैक्सिमम, I नॉट इक्वल टू हो गया वी सी ओमेगा, वी नॉट सी ओमेगा। तो यहां पे इक्वेशन फाइनली क्या बनेगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बच्चों आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे ये करंट की इक्वेशन आ गई, यहां पे हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट को लिया क्या है, हमने देखा कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो है V0 अपान 1 अपान सी ओमेगा। अरे ये कैसे हो गया, अरे जब चाहोगे रेसिप्रोकल करोगे वही तो हो जाएगा, कुछ हमने चेंज अभी नहीं किया। अरे भाई ये क्या होता है, ऊपर चला जाएगा ना, अच्छा। अब बच्चों देखिए इसका मतलब है I इक्वल टू होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, तो ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस टाइप का है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो 1 अपान सी ओमेगा इज कॉल्ड XC, XC का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड XC इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपान 2 पाई FC। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी XC डिक्रीज्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर XC और F का ग्राफ खींचना पड़ जाए तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप, ठीक है। या XC और ओमेगा का ग्राफ यहां से देखिए कैसा बनेगा, वो भी कुछ ऐसे बनेगा। बच्चों अब आपको समझना चाहिए कि अच्छा इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डीसी सर्किट के लिए कितनी होती है, तो फॉर डीसी सर्किट, ठीक है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 0। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। सो XC इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपान 2 पाई FC होता है,
तो 1/0 मीन्स x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर जो होता है वो डीसी सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। इसीलिए याद होगा जब मैंने कैपेसिटर आप लोगों को समझाया था तो वहां मैंने बताया था कि जब डीसी सर्किट के साथ स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर लगा होता है तो उस समय उसको कोई करंट हम नहीं देते हैं, उसमें करंट 0। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। अब बच्चों हमको वेरिएशन देखना चाहिए V और I का। तो यहां पे आप देखिए वोल्टेज की इक्वेशन आपको क्या मिली बच्चों? वोल्टेज की इक्वेशन अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन, ठीक है। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमने क्या निकाली? V0 sin ओमेगा t। करंट की इक्वेशन क्या निकाली? I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो बच्चों अगर मैं वेरिएशन देखूं वोल्टेज का करंट के साथ टाइम के साथ तो कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा। ये हो गया V। क्यों? V t इक्वल टू 0 रखने पर V की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए शुरू हुआ। अब जब हम करंट को बनाना शुरू करेंगे, ध्यान से देखो, तो जब t 0 रखे थे तो वोल्टेज तो 0 था, बट उस समय करंट क्या होगी? मैक्सिमम। कुछ इस तरीके से। ठीक है, मीन्स अब कर्व करंट का कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, ठीक है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? V0 sin ओमेगा t। और करंट की इक्वेशन क्या है? I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। बच्चों कौन लीड कर रहा, पहले आप ये देखिए। तो यहां पे हमने आपको समझा रखा है कि पॉजिटिव एक्सिस में जो अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन करता है वो लीड करता है। तो बच्चों कौन पहले पीक वैल्यू? देखो I t इक्वल टू 0 रखने पर I की वैल्यू क्या आई थी? I0 मतलब मैक्सिमम। तो करंट अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन कर रही है, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू को बाद में गेन कर रहा है। जो अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन करता है वही लीड करता है। इट मींस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2। कितने फेज से बच्चों ये लीड करेगा? π/2 फेज से लीड करेगा। अच्छा, या हम ये भी तो कह सकते हैं भाई I लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग्स कर रहा होगा, एक आगे चलेगा तो दूसरा पीछे चलेगा। दो ही लोग हैं I और V साथ साथ दौड़ रहे हैं, तो कौन होगा? अगर I आगे चल रहा है तो V पीछे चल रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं वोल्टेज पीछे है π/2 डिग्री से, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब फेजर डायग्राम पे आइए। देखिए किसी टाइम t पर अगर आप फेजर डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम क्या होगा? कितने एंगल पर होगा? देखिए फेस कितना है? ओमेगा t टाइम पे। तो वोल्टेज का तो यही बनना है, ये वोल्टेज का हो गया फेजर डायग्राम। अब करंट में कितना एंगल बनना है? ओमेगा t प्लस π/2। इससे π/2 और ऐड कर दीजिए। तो बच्चों अगर वोल्टेज का फेजर डायग्राम ये बना, ठीक है, ओमेगा t एंगल पे, तो करंट कहां बनेगा? इससे भी π/2 इधर प्लस π/2 है ना, तो 90 उसमें जुड़ जाएगा, ये I बनेगा।
अब मैंने आपको बताया था इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। यह किसका वोल्टेज है? कैपेसिटर का। तो VC लिख देते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे, तो आप ऐसे रोटेट, ऐसे था, ऐसे आ गया। इसका मतलब जब आप VC को इधर लाएंगे उस समय करंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है? या और 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो क्या बनेगा? करंट अगर इधर बनेगा तो VC इधर बनेगा। इस तरीके से मैंने देख लिया कि जो कैपेसिटिव का सर्किट होता है उसमें करंट लीड करती है बाई फेस 90। देखो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर एक I और V में कोई भी एक क्वांटिटी आप x एक्सिस में बना लीजिए, तो दूसरी अगर प्लस y एक्सिस में बनी तो वो लीड करेगी, माइनस y में बनी तो लैग्स करेगी। देखिए यहां भी फॉलो हो रहा होगा। वोल्टेज आपने इधर बनाया, अब I इधर कहां बन रही है? प्लस y में, तो ये क्या करेगी? लीड करेगी। तो यहां I लीड ही तो कर रही, देखो जब I को आपने x एक्सिस में कर लिया तो वोल्टेज कहां चलेगा भाई साहब? नीचे, लैग्स कर रहे हैं। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? तो यहां से हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करता है बाई फेस π/2, और कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है बाई फेस π/2। क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए हम इंडक्टर एक लगा दें और यहां पे एक सोर्स लगा दें, ठीक है, और हम कह दें किसी टाइम पे करंट की वैल्यू 10 sin 20t प्लस -20 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये करंट है, क्या है? 20t माइनस 20, और हमसे कह रहे हैं L इक्वल टू है 3 हेनरी। 3 हम पहले भी पुट कर चुके हैं, 1 हेनरी। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। बच्चों कैसे बनेगा? फिर वही बात है, आपको I दिया गया तो आपको पता है वोल्टेज की इक्वेशन आप बना सकते हैं। पहले आप यहां से एक्सेल फाइंड कीजिए। ठीक है, एक्सेल कैसे फाइंड होगा? देखो ध्यान से, तो I का कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर करेंगे? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t से। आफ्टर कंपेयरिंग I0 कितना आ रहा है? देखो यहां I0 यहां पे क्या है? 10, तो 10 एम्पियर। ओमेगा कितना होगा बच्चों? 20 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, तो बच्चों एक्सेल कितना आएगा? ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? 20, एल कितना है? 1, तो क्या आएगा? 20 ओम। ओमेगा एक्सेल कितना आ गया? 20 ओम। अच्छा, जब एक्सेल हमारे पास आ गया है तो क्या हम यहां से V नॉट निकाल सकते हैं? I नॉट इंटू एक्सेल। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? I नॉट कितना है? 10, और एक्सेल कितना है बच्चों? 20, तो V नॉट कितना हो गया? 200 वोल्ट। सो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। बच्चों ध्यान दो, जब V नॉट मिल गया है तो वोल्टेज की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे? अरे भाई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ओमेगा तो ही रहेगा 20t, लेकिन हमको पता है जब अल्टरनेटिंग करंट में केवल इंडक्टर लगा है सोर्स के साथ, उस समय इसमें वोल्टेज लीड करता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो बच्चों यहां पे 90, इसका एंगल ज्यादा हो जाएगा ना, लीड करेगा तो वो एंगल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये क्या बनेगा? 200 साइन
20t प्लस 70, ये वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी। बच्चों कभी कभी बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं V की इक्वेशन निकालनी थी तो V इक्वल टू आई इंटू एक्सएल कर देते। I ये वाला था और एक्सएल निकाला था उन्होंने, बट ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा वोल्टेज किसी टाइम t पे I ऑफ t इंटू एक्सएल कर दें टाइम की इक्वेशन, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है रिलेशन। क्यों? क्योंकि इस समय V और I सेम फेस में आ जाएंगे, वो होते ही नहीं। इंडक्टर में VI सेम फेस में नहीं होते, इसीलिए कभी आप ये मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। कई लोग कर लेते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां तक करेंगे, वो एक्सेल निकालेंगे और V इक्वल टू आई इंटू ये I रख देंगे पूरा और एक्सेल, तो सब कुछ तो सही आएगा, बस फेस गलत आ जाएगा। और फेस गलत आने पे आपके मार्कशीट का फेस भी गलत हो जाएगा, वो नहीं करना है। अच्छा अब देखिए, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का। कितना है बच्चों? 4 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक सोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। सोर्स कितना लगाया? 250 साइन 1000 t प्लस 60 माइनस 60 भी ना लिखो, कुछ और ऑड लिख लो थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को ये रहे कि नहीं ऐसा होता है। -40 हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट एंड फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर फॉर दिस करंट। इस करंट को अगर हम अमीटर से कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? अमीटर कौन सा? हॉट वायर अमीटर, वो तो बिल्कुल अंडरस्टूड रखिए, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? तो वही पुरानी बात है, करंट की इक्वेशन बनाने के लिए आई नॉट पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा तो यहां से मिल जाएंगे। तो पहला काम वही पुराने क्वेश्चन की तरह इसको कंपेयर कर दिया करो। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर विद V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो यू गेट V नॉट इज इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फाइ इज इक्वल टू 40, उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे बच्चों, हमें तो आई नॉट चाहिए, तो पहले आई नॉट के लिए हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा XC, तो 1 ओमेगा C। ओमेगा कितना है भाई? ओमेगा हमने अभी कैलकुलेट किया है 1000, और C कितना दिया है? 4 माइक्रोफैरेड, तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, फैरेड में कन्वर्ट कर लो। अरे भाई 4 माइक्रोफैरेड है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 फैरेड। अब बच्चों XC क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इसकी 3 माइनस की पावर, ये 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये +3 पावर है, -3, तो बचेगी -3 पावर, और वो -3 पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा? 1000/4, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 250। ये कितना आ गया बच्चों? 250 ओम। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब XC 250 ओम आ गया है
तो यहां पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपान XC। अब फिर वही गलती नहीं करना है कि I इज इक्वल टू V अपान C लगाने लगो, V अपान XC VA रख दो, तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि फेस डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए यही तरीका है। I नॉट पहले कैलकुलेट किया, V नॉट कितना आया बच्चों 250 डिवाइडेड बाई 250 कितना आया 1 एम्पियर। ठीक है, लिखेंगे अब सो इक्वेशन ऑफ करंट, कितना करंट की इक्वेशन आई है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन, ये तो ऐसे रहेगा पूरा टर्म 1000t माइनस 40, लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड करती, कितने एंगल से लीड करती है 90 डिग्री से, तो क्या इसके करंट में 90 डिग्री का एंगल ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। तो बच्चों क्या मिलेगा, I नॉट की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 इंटू साइन 1000t प्लस 50 मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन, ठीक है, यहां 1 लिख सकते हो। अब हमसे पूछा गया है सेकंड में फाइंड द रीडिंग ऑफ अ मीटर। तो रीडिंग ऑफ अ मीटर क्या होती है, रीडिंग ऑफ अ मीटर बच्चों क्या होती है, IRMS। अमीटर हमेशा IRMS मेजर करता है, तो क्या होता था I0 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 मीन्स 0.707 एम्पियर। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ अ मीटर। ठीक है, अब बाकी बहुत सिंपल इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, बुक्स को सॉल्व करते रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर भी देखते रहिए। और बच्चों अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।